यकन नस्ताइन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सी प्लस प्लस के नेक्स्ट एडवांस मॉड्यूल का लेक्चर, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। कोर्स के इसमें क्या है, इसके स्टैक ओवरफ्लो किसे कहते हैं। ओके, सो हम डिस्कस करेंगे कि स्टैक ओवरफ्लो क्या होता है। स्टैक ओवरफ्लो से पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टैक क्या होता है, देन स्टैक फ्रेम्स क्या होते हैं, फंक्शन कॉल स्टैक क्या होता है, और फिर हम एक्सप्लेन करेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। मैंने आपके लिए एक एग्जांपल ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो क्या है। स्टैक ओवरफ्लो बेसिकली प्रोग्रामिंग का एक एरर होता है, ठीक है, जो कि आपका एरर एग्जीक्यूट होके आता है आपके प्रोग्राम में, और वो आपके प्रोग्राम को क्रैश कर देता है या आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है। तो बेसिकली जो स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसा एरर है जिसको हम फैटल एरर कहते हैं, और ये वो एरर होता है जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम या एप्लीकेशन होती है वो उसी वक्त खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, क्रैश हो जाती है। ओके, और ये इसकी एक और भी मतलब मोस्टली इंटरव्यूज के अंदर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैक ओवरफ्लो फ्लो क्या होता है। तो इस ये एक मेमोरी से रिलेटेड एरर है। कोई आपको ये कह सकता है कि मेमोरी का कोई आप एरर बताओ कि मेमोरी लीक्स किस तरह के होते हैं। तो वो आप ये कह सकते हो कि जब आपकी जो मेमोरी है स्टैक की ऊपर ज़्यादा एलोकेट हो रही होती है, तो उस एलोकेशन की वजह से जो प्रॉब्लम आता है वो स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं, और एक फैटल एरर है, और इसकी वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। तो स्टैक को हम एक्सप्लेन करें तो स्टैक क्या होता है। स्टैक बेसिकली जैसे कि ये एक बुक का स्टैक है। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो बुक का स्टैक है, क्या मतलब कि आप एक बुक रखते हो, फिर उसके ऊपर दूसरी बुक, फिर तीसरी बुक, चौथी, इस तरीके से आप बुक्स पे बुक्स रखते जाते हो। तो इसका मतलब ये है। और दूसरी बार जिस वक्त आप उससे बुक उठाते हो तो आप क्या करते हो, आप नीचे से बुक नहीं निकालते हो, आप ऊपर टॉप से एक बुक निकालते हो, फिर दूसरी बुक निकालोगे, फिर तीसरी। तो क्या मतलब हुआ इसका कि जो आपकी लास्ट में इन हुई है, लास्ट में इन हुई है, मतलब यहाँ पर आपकी जब आपने बुक लास्ट में जो रखी थी वो आप सबसे पहले उठा रहे हो, तो इसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब लास्ट में ये जो इन होगी ये पहले आउट होगी, तो उसको कहते हैं लीफो। तो जो स्टैक का जो डाटा स्ट्रक्चर है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस के अंदर। इसी तरह से और भी डाटा स्ट्रक्चर हैं जिनको क्यू भी बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी होता है। तो आज हम जो देख रहे हैं वो है लीफ, जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। और ये जो डाटा स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली आपके स्टैक के ऊपर होता है। तो जब भी स्टैक के ऊपर बात होगी तो आप अंडरस्टैंड करेंगे लीफो होगा, मतलब सबसे पहले जो जो लास्ट में इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा। ओके, सो इसको स्टैक को कहते हैं। इसी तरीके से जो स्टैक के फ्रेम्स होते हैं, स्टैक फ्रेम्स का क्या मतलब होता है। स्टैक फ्रेम ये होता है कि एक जो बुक की आप एग्जांपल ले लो, ये जो एक बुक होती है इसको एक आप स्टैक फ्रेम कह सकते हैं। कंप्यूटर की जबान में इसका क्या मतलब है। कंप्यूटर की जबान में मतलब ये है कि जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस जब भी ये कॉल होते हैं, ठीक है, जब आपका कंप्यूटर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने बहुत पहले में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जब इसको कॉल करता है, जब हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं इस प्रोग्राम को, तो यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम इसको रीड करने लगता है, इसको इंक्लूड करता है, फिर नेम एसटीडी को इंक्लूड करता है, फिर प्रोटोटाइप होती है, और जैसे उसका मेन स्टार्ट होता है, जब मेन स्टार्ट होता है तो आपकी यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपके लिए प्रिपेयर की हुई है। तो क्या होगा, जब मेन स्टार्ट होता है तो ये स्टैक के ऊपर एक ये वाला ये वाली चीज भेज दी जाती है। स्टैक के ऊपर एक इस तरह की चीज, इसको स्टैक फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, ये क्रिएट किया जाता है, ठीक है। और ये जो स्टैक फ्रेम क्रिएट होता है इसको आप स्टैक फ्रेम भी बोलते हो, और उसके बाद इसको आप एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स भी बोलते हो। ओके, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड का क्या मतलब, इसके पास रिटर्न एड्रेस होता है नंबर वन, कि जहां से इसने कॉल किया है। लेट्स से मेन को कॉल किया है इस मेन एप्लीकेशन ने, जब एप्लीकेशन इस मेन को कॉल किया है तो क्या होगा कि मेन का रिटर्न एड्रेस उसके पास ऐड हो जाएगा, और उसके पास उसके लोकल वेरिएबल, लेट्स से कि यहाँ पर इंटीजर x जो हमने किया था, इस तरीके से अगर लेट्स से इसमें 10 वेरिएबल्स हैं तो 10 के 10 वेरिएबल्स उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर होंगे। आप इस एग्जांपल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि लेट्स से कि ये एक बुक है, तो उस बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, उस बुक के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, बुक के अंदर आप बहुत सारी चीजें डाटा रिकॉर्ड रख लेते हो कि ये किसने कॉल किया था, किसने कॉल किया था, और इस फंक्शन ने करना क्या क्या है।
तो वो सारा इसके अंदर लिखा जाता है और वो स्टैक के ऊपर आ जाता है। तो ये जितनी हमने चीजें यहाँ की हैं ये भी स्टैक पे चली जाएगी, और उसके बाद जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन, ये भी स्टैक पे कॉल होगा। अब हम देखते हैं कि जब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा तो स्टैक के ऊपर उसने ये डाल दिया है, ओके, इस मेन का एड्रेस, इस मेन का रिटर्न एड्रेस के कहाँ से ये फंक्शन आया था, और जब ये फंक्शन खत्म होता है तो ये वहां वापस रिटर्न कर देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर इसने सक्सेसफुल रिटर्न किया है, जैसे नॉर्मली हम यहाँ पर लिखते थे रिटर्न जीरो, ओके, तो अगर इसने सक्सेसफुल उसको रिटर्न कर दिया है ओएस को, तो ओएस समझ जाता है कि भाई मेरे पास सक्सेसफुल रिटर्न आया है। सो इसके जितने भी वेरिएबल्स हैं जो कि हमने यहाँ डिक्लेयर किए थे, इनको डिस्कार्ड कर दो, इनको डिस्ट्रक्ट कर दो, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनको हम डिस्ट्रक्ट बोलते हैं, इनको डिस्ट्रक्ट कर दो, और इस तरीके से आपके प्रोग्राम की जो मेमोरी होती है वो क्लियर हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि लेट्स से कि जो कॉल स्टैक बनता कैसे है, या फंक्शन कॉल स्टैक किसको कहते हैं, कि जब आपका एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, जैसे हमारा मेन है, अगर वो प्रिंट एक्स फंक्शन को अगर कॉल करेगा, तो प्रिंट एक्स फंक्शन क्या करेगा, वो ये कॉल होगा, तो प्रिंट एक्स फंक्शन क्या होगा कि एक और फंक्शन यहाँ ऊपर आ जाएगा, इसमें इसका रिटर्न एड्रेस, प्रिंट एक्स का रिटर्न एड्रेस आ जाएगा कि प्रिंट एक्स को किसने कॉल किया था, तो प्रिंट एक्स को मेन ने कॉल किया था, जो मेन का एड्रेस होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, ताकि जब फंक्शन रिटर्न हो रहा हो, प्रिंट एक्स का जो फंक्शन यहाँ पर रिटर्न हो रहा होगा, तो उसको पता होगा कि मैंने रिटर्न कहाँ होना है, उसको पता होगा कि मैंने रिटर्न होना है यहाँ पर। इसी तरीके से प्रिंट एक्स के अंदर हमने एक और प्रिंट एक्स को कॉल किया है, प्रिंट एक्स फंक्शन के अंदर हमने एक और फिर प्रिंट एक्स को कॉल किया, तो क्या होगा कि वो प्रिंट एक्स यहाँ पर आ जाएगा, और इस प्रिंट एक्स के पास क्या होगा, इस प्रिंट एक्स के पास क्या होगा, बेसिकली जब हमने कॉल किया तो एक कॉपी बनती है, एक और इसी फंक्शन की एक और कॉपी कंप्यूटर बना लेगा, ठीक है। तो जब हम इसको रिकर्सिव फंक्शंस भी बोलते हैं, तो ये वाला जो प्रिंट एक्स है वो यहाँ पर आ जाएगा, और इस प्रिंट एक्स में जो रिटर्न एड्रेस होगा वो ये वाला होगा। क्या मतलब कि ये जो फंक्शन है जब अपना ये एंड होगा, तो एंड होने के बाद ये यहाँ वापस आएगा इस फंक्शन के अंदर, और फिर इस फंक्शन में जब आएगा, तो जब ये फंक्शन एंड हो रहा होगा तो इसको पता चलेगा कि इस एड्रेस से मुझे मेन ने कॉल किया था, और जब मेन एग्जीक्यूट होके एंड हो रहा होगा तो मेन को पता होगा कि यहाँ पर मेरे पास जो एड्रेस है वो मेरे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ओके। सो इस तरीके से जो ये इनको फंक्शन कॉल स्टैक कहते हैं, कि जो सबसे लास्ट में कॉल हुआ था फंक्शन वो सबसे पहले खत्म होगा, ये सबसे पहले खत्म होगा, ओके, एंड देन ये वाला खत्म होगा, देन ये वाला खत्म होगा, और सिमिलरली ये एंड में जब आपकी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी तो फिर ये भी फंक्शन उस तरीके से खत्म होगा, तो आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी हो जाएगा, आपका स्टैक खत्म हो जाएगा, ओके। सो अब हम इस स्पेसिफिक एग्जांपल में हम देखेंगे कि एक और चीज जो स्टैक ओवरफ्लो क्या होगा। वो स्टैक ओवरफ्लो होता है कि ये जब स्टैक इस तरीके से ऊपर बढ़ता जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर स्टैक की एक लिमिटेड मेमोरी होती है, ये इनफिनिट नहीं होती, जैसे आपके कंप्यूटर की मेमोरी होती है, तो ये लिमिटेड नहीं होती, सॉरी ये लिमिटेड होती है, ये इनफिनिट नहीं होती। तो क्या होगा कि जब भी आपका यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा, एक कॉल हुआ, दो कॉल हुआ, तीन हुआ, तो एक टाइम आएगा कि जब ये आपकी स्टैक की, अगर आप इसी तरीके से कॉल करते रहे एक फंक्शन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, तो जितने ज्यादा होंगे तो आपकी जो मेमोरी है वो बहुत जल्दी फुल हो जाएगी, और जैसे ही आपके स्टैक की मेमोरी फुल होगी तो आपका जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है वो बता देगा कि भाई मेरी कैपेसिटी फुल है, इसलिए इसको कैंसिल कर दो, और वहां पर आपका प्रोग्राम जो है क्रैश करेगा, और जब आपका प्रोग्राम क्रैश करेगा तो आपके पास एरर कोड भी आ जाएगा। एग्जाम्पल को हम यहाँ रन करके देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या मतलब है। हमने प्रोग्राम को रन किया और आप ये देखें कि ये फंक्शन चलने लग गया, फंक्शन चलने लग गया, इनको रिकर्सिव फंक्शंस कहते हैं, और चलने के बाद एंड में ये क्रैश हो गया, क्रैश हुआ तो एंड में उसने क्या कहा, टर्मिनल प्रोसेस एग्जिट विद कोड 11, ये कोड जीरो नहीं है, जब कोड जीरो होता है तो आपके पास इसका मतलब यह है कि एग्जीक्यूशन सही हुई है, अभी आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया है, क्यों क्रैश किया है, और आप यहाँ भी देखें कि एंड में उसने प्रिंट किया है, वो यहाँ पर नहीं आया था इस फंक्शन में, वो इस फंक्शन की मेन प्रॉपर तरीके से एंड नहीं हुआ, उससे पहले वो क्रैश कर गया था प्रोग्राम, और क्रैश किस वजह से किया था, ये एक बहुत, ये स्टैक ओवरफ्लो की वजह से, ये स्टैक ओवरफ्लो है, कि हमारा जो स्टैक है वो इतनी बार कॉल हुआ है, 2,61,966 टाइम हमारा स्टैक कॉल हुआ है, और जब इस स्टैक के ऊपर इतने ज्यादा फंक्शन आए हैं, इस स्टैक के ऊपर जब इतने ज्यादा फंक्शन आए हैं, तो वो क्या होगा, स्टैक फुल हुआ है, तो स्टैक ओवरफ्लो की वजह से एक फैटल एरर आया, जो कि मेमोरी ना होने की वजह से उसने एप्लीकेशन को एंड कर दिया।
हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि इतनी जल्दी, अभी मेरी मेमोरी इधर भी इसके पास इतनी ज्यादा नहीं है कि वो ना आपको दिखा सके, तो ये 2,56,000 से लेकर मेरा टर्मिनल आपको इस वक्त इतना दिखा रहा है। बट इनफैक्ट हुआ क्या था कि जब आप यहाँ से x जीरो था, हमने प्रिंट x को पास किया जीरो, तो उसने आकर यहाँ प्रिंट किया जीरो, और उसके बाद उसने इंक्रीमेंट किया तो हो गया वन। वन करने के बाद उसने प्रिंट एक्स को दोबारा कॉल किया, तो प्रिंट एक्स के बाद फिर उसको दिया यहाँ पर, अब क्या चला गया वन। जब वन हुआ तो यहाँ आप ये समझो कि दोबारा ये फंक्शन कॉल हुआ, और उसके पास आया, और क्या कहा उसने, प्रिंट किया यहाँ वन, और उसको क्या कर दिया टू। अब एक्स टू चला गया, टू होने के बाद फिर इधर आ गया, तो अब प्रिंट को उसने किया टू, फिर उसने थ्री किया, फिर उसने थ्री आगे प्रिंट किया। तो यहाँ पर आप बेसिकली इस लूप में फंस जाते हो, आपका ये वाला फंक्शन भी नहीं आया, एक्स एट द एंड। आप देखें तो यहाँ पर x एट द एंड कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ से शुरू होता था और दोबारा इसी लूप के अंदर ना फंस गया है। और इस लूप की वजह से क्या हुआ कि वो स्टैक के ऊपर फंक्शन कॉल करता गया कि इस फंक्शन ने इसको कॉल किया, फिर इसने इसको कॉल किया, फिर इसने इसको कॉल किया, तो ये लूप एक दूसरे के दरमियान फंक्शन का लूप लग गया है, और उसकी वजह से आपका जो स्टैक था वो फुल हो गया। स्टैक फुल होने के बाद आपका प्रोग्राम क्रैश कर गया। तो याद रखें टिप नंबर वन कि आपका जो स्टैक होता है वो स्टैक आपके पास लिमिटेड होता है। स्टैक आपका मेमोरी आपके पास कंप्यूटर के अंदर लिमिटेड होती है, इस वजह से जब भी कॉल करते हैं तो देखते हैं कि कहीं अनलिमिटेड में कॉल तो मेरा फंक्शन नहीं होगा। और इसकी दूसरी टिप ये होती है कि जब भी आप फंक्शन बना रहे हो तो छोटे छोटे फंक्शन बनाएं, ताकि जैसे ही उस फंक्शन का काम खत्म हो तो फंक्शन वो एंड हो जाए, और उस तरीके से आपकी मेमोरी रिसोर्स एक फंक्शन दूसरे को खत्म होगा। लेट्स से कि मैं ये देखता हूँ, छोटे छोटे फंक्शन होंगे वो एक दूसरे के अंदर कॉल करेंगे, तो स्टैक के ऊपर जब फंक्शन आएगा तो वो जैसे ही खत्म होगा वहां से एंड हो जाएगा। तो अब आप दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं वहां पर, और वो स्टैक के ऊपर आ जाएगा, फिर तीसरा फंक्शन आ जाएगा, फिर जब उनमें से कोई खत्म होगा तो वो एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका स्टैक बढ़ेगा नहीं, तो कोशिश करनी है कि स्टैक को नहीं बढ़ने देना। अब मैं आपको एक और भी एग्जांपल दिखाता हूँ कि इनफैक्ट मेमोरी के साथ क्या हो रहा था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे कंप्यूटर में ये एक HTOP एक प्रोग्राम होता है जो कि बताता है कि आपका प्रोसेसर्स, ये जो प्रोसेसर्स हैं, हर कोर कितना आपका ले रही है काम, और यहाँ पर प्रोसेसर जो CPU है आपका कितना यूज हो रहा है, और किस तरीके से कौन से फंक्शन किस तरह चल रहे हैं। ओके, सो ये पूरे सिस्टम के फंक्शंस होते हैं। अब मैं जहाँ जैसे ही रन करूंगा, ओके, तो आप देखेंगे ये 20%, 93%, 95%, 93, और ये क्रैश कर गया है। सो सीपीयू इतना यूटिलाइज हुआ है, सीपीयू इतना यूटिलाइज हुआ है कि जो क्यूट क्रिएटर, ये वाला मैं दोबारा रन करके आपको देखता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ ऑलवेज ऑन टॉप, ताकि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। ये देखें, बढ़ता गया है CPU 93, इतनी कैपेसिटी में बढ़ गया है कि जो आपका स्टैक है, ये वाला क्यूट क्रिएटर, ये एप्लीकेशन चल रही थी, वो ओवरफ्लो हुआ, तो उसने फिर इस एप्लीकेशन को क्रैश किया, और एप्लीकेशन क्रैश करने के बाद आपका ये जो चीज़ है वो बंद हो गई है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यूज के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेमोरी से रिलेटेड या स्टैक ओवरफ्लो। तो आज आपको शायद ये भी पता चल गया कि स्टैक ओवरफ्लो डॉट कॉम जो वेबसाइट है वो कहाँ से आई है। वो स्टैक ओवरफ्लो डॉट कॉम जो वेबसाइट है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से आई है, और वो एक बहुत बड़ा अच्छा रिसोर्स है। जब भी प्रोग्रामिंग आप सीख रहे होंगे तो वो आपके लिए एक अच्छा रिसोर्स होगा। वहाँ स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर आप जाकर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग के रिलेटेड लोग क्वेश्चन पूछते हैं, और उसका बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है जो कि उसका आपको जल्दी आंसर कर देगी। और वहाँ पर आपके मोस्टली तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी ऑलरेडी पड़े होंगे, अगर नहीं भी होगे तो कम्युनिटी में से कोई भी बंदा आपका वो आपको आ, दे देगा आंसर उसका। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम अब सॉल्व कर लेते हैं कि क्या होगा। सॉल्व बेसिकली ये है कि जब भी आप कॉल रहे हैं तो इस तरह का रिकर्सिव कॉल ना करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली एंड ही होगा। और अब हम अगर इसको एक बार रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, कि फंक्शन कॉल स्टैक क्या हुआ था कि इसने कॉल किया प्रिंट एक्स को, प्रिंट एक्स ने अपना प्रिंट किया जो भी उसने फंक्शन ऐड किए थे, उसके बाद उसने एंड किया, ये वाला फंक्शन एक्स एट द बिगिनिंग एट द लेंथ, ये वाला फंक्शन एंड हुआ, ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो मेन जहाँ से शुरू हुआ था, फिर मेन जहाँ से एंड हुआ, और उसके बाद एग्जिट किया जीरो के साथ, कि आपका प्रोग्राम प्रॉपर सही तरीके से एंड हुआ है। और जो इस एप्लीकेशन था इसने अपना जो रिटर्न एड्रेस है वो उसके पास ओएस का था, और उसको रिटर्न कर दिया। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और आपको आइडिया हुआ होगा कि कैसे प्रोग्राम रन करते हैं रियल उसमें। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आपको अगर किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ ऐड करानी है इस लेक्चर के अंदर, या कुछ आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।